अब की बार किसकी सरकार, इसका फैसला 8 दिसंबर को हो जाएगा। लेकिन दूसरे दौर का चुनाव प्रचार थमने के साथ ही जुबानी तर्कश से कांग्रेस और बीजेपी के शब्दभेदी बाण एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता वीएस उग्रप्पा ने पीएम मोदी को मॉडर्न भस्मासुर बताया तो बीजेपी ने बिना देरी किए कांग्रेस को शिशुपाल की तरह बताते हुए जमकर पलटवार किया। आधुनिक भस्मासुर ಅಂತ ಹೇಳಿ कोई रावण के कोई राक्षस के 100 गाली पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस ने अपने आप को शिशुपाल के रूप में प्रस्तुत किया। गुजरात चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच शब्द भेदी बाणों से वार पलटवार का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर्नाटक के कांग्रेस नेता वीएस उग्रप्पा ने मॉडर्न भस्मासुर बता डाला है। मोदी सरकार अरे मಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮೋದಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಭಸ್ಮಾಸುರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಏನು ಶಿಲ್ಪಿಗಳಾಗುವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡುವಂತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ। जवाब में कांग्रेस पर बीजेपी ने भी शब्दों के नए बाण चला दिए हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस को शिशुपाल बता डाला। साथ ही कृष्ण रूपी जनता जनार्दन से कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए कई जुबानी बाणों से हमला बोल दिया। 100 गाली पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस ने अपने आप को शिशुपाल के रूप में प्रस्तुत किया है। अब समय आ चुका है जब गुजरात की जनता और हिंदुस्तान की जनता, जो जनार्दन है, जनार्दन माने कृष्ण है, लोकतंत्र रूपी चक्र धारण करके ऐसी पार्टी का लोकतांत्रिक रूप से समापन करे। यह पहली बार नहीं है कि कांग्रेस ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया हो। रावण कह लिया, दुर्योधन कह लिया, भस्मासुर कह लिया, मोदी नीच इंसान है यह भी कह लिया, मोदी यमराज है यह भी कह लिया। सोनिया जी ने तो खुद कहा था मोदी जी मौत का सौदागर हैं। मोदी जी को कॉकरोच कह लिया, मोदी जी को चूहा कह लिया, नपुंसक कह लिया, औकात दिखा देंगे गुजरात में यह भी कह दिया है और चोर भी कह दिया है। आपको बता दें, पीएम मोदी पर कांग्रेस चौकीदार, चोर, मौत का सौदागर, नीच, अनपढ़, गंवार, चाय वाला जैसे कई शब्दों से हमला बोल चुके हैं। कुछ दिन पहले खड़गे ने भी मोदी की तुलना रावण से की थी, जबकि मधुसूदन मिस्त्री पीएम मोदी को औकात दिखा देने तक अब शब्दों को चुनाव मैदान में छोड़ चुके हैं। गुजरात चुनाव में गृहमंत्री अमित शाह भी कांग्रेस के नेताओं पर अब शब्दों की शुरुआत करने का आरोप लगा चुके हैं। कांग्रेस में कल्चर सोनिया गांधी ने शुरू किया, राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया, मगर गुजरात में जब जब भी मोदी जी के लिए अपशब्द कहा, हम और बड़े बहुमत के साथ जीत कर आए हैं। सवाल यह है कि सियासी दलों में क्या चुनाव जीतने के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल होना जरूरी है, या फिर कहीं पर आकर मर्यादित भाषा से भी अपने विरोधियों पर तीखा प्रहार किया जा सकता है। अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भले ही दूसरे दौर का मतदान बाकी हो, लेकिन राजनीतिक दलों के कद्दावर नेता आखिरी वक्त तक वार पलटवार करते दिखे। मध्य प्रदेश की धरती से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस से पूछा कि वो जय सियाराम क्यों नहीं कहते, जबकि बीजेपी लगातार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को गिनाते हुए कांग्रेस पर प्रहार करती रही। लगे हाथ ओवैसी ने भी राहुल गांधी पर इस बयान के बाद तंज कसा। वो सिया राम जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। श्री राम से जितना सीख सके
सीखना है। गुजरात के चुनाव मैदान से दूर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सियाराम का नाम लेकर मध्य प्रदेश से एक बार फिर बीजेपी आरएसएस पर प्रहार किया है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस के लोग जय सियाराम नहीं कह सकते क्योंकि वो यानी बीजेपी आरएसएस राम की भावना से नहीं जीते हैं। राम ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। राम ने समाज को जोड़ने का काम किया। राम ने सबको इज्जत दी। जो उनकी भावना थी, जो उनका जीने का तरीका है, उसको आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग नहीं अपनाते। और शायद सबसे जरूरी नारा, वो सिया राम जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। तो वो जय सिया राम का संगठन ही नहीं है। गुजरात में जीत हार के फैसले से पहले वार पलटवार के दौर में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा तो बीजेपी ने भी राहुल गांधी को मर्यादा का पाठ पढ़ाया। राहुल गांधी जी को जय सिया राम कहना पड़ा और यही कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार रही थी कि भगवान राम तो पैदा ही नहीं हुए, ये काल्पनिक है। आज उन्हें जय सिया राम कहना पड़ा है। मैं बहुत प्रतीक्षा में हूं कि कब वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि दर्शन करने के लिए जाएंगे, कब ये जय श्री कृष्ण कहेंगे, कब ये जय श्री राधे कृष्ण कहेंगे, उसकी भी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। वो क्यों नहीं इस तरह का बयान देंगे? उन्हीं के पिताजी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बगैर मुस्लिम साइट को बताए, उन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया और वहां पर शिलान्यास कराना शुरू करा दिया। उस जमाने में जब कोई कंप्यूटर नहीं था, 5 या 10 मिनट की हियरिंग में 65-70 पेजेस का ऑर्डर दे दिया गया। दूसरी ओर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से सीखने की बात करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सियासी संग्राम में आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पर अलग अंदाज में ही हमला बोला। कांग्रेस सरकार में कोई आतंकी घटना बने तो दुनियानी मदद माटे गुहार लगावी पड़ती थी, मदद करो मदद करो। आज भाजप सरकार आपनी सेनाओं आतंकियों घर में जईने मारे छे। इस्लामिक देशों से आज भारत के अच्छे संबंधों पर भी बोलते हुए कांग्रेस की विदेश नीति पर हमला बोला, जबकि कांग्रेस ने इस बार चौंकाने वाले नतीजों का दावा कर गुजरात की सत्ता में 27 साल बाद लौटने का भरोसा जताया। सरकार बनने वाली है, इसीलिए तो हमारे वोटर्स भी साइलेंट है, उन्होंने भी गली गली घूम रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कौन आगे है और कौन पीछे है। गुजरात में किसकी जीत होगी, किसकी हार, ये तो 8 दिसंबर को तय होगा, लेकिन बार पलटवार का दौर फिलहाल रुकता नहीं दिख रहा है। रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुजरात में दूसरे दौर के मतदान से पहले प्रचार अभियान थम गया। दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होना है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियां अपना आखिरी दांव चलती नजर आए। जो कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी देश की सुरक्षा के लिए, देश की समृद्धि में बाधक है, बैरियर है, उसको फांसी पर डाल दीजिए। डर के आगे जीते। कांग्रेस के लोगों को बताना चाह रहा हूं, हमारी जबान के सामने तुम गूंगे बन जाओगे। गुजरात के दूसरे और आखिरी दौर का चुनाव प्रचार थम चुका है। सभी दलों के दिग्गज गुजरात के चुनावी मैदान में जोर आजमाइश कर चुके हैं। प्रचार के जरिए प्रहार का दौर थम चुका है, लेकिन अब बारी जनता की है। 5 दिसंबर के उनके मतदान से सभी पार्टियों के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। हर पार्टी को गुजरात चुनाव में अपनी जीत दिखाई दे रही है। कोशिश तो करेंगे, चाहे
कोशिश तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी कोशिश की है हमारी पार्टी ने। आप देखिए ये फाइनल ओवर में किस प्रकार का दृश्य है। कलोल की ये धरती पे कमल खिलने के लिए तैयार है। एक बात सुनो कांग्रेस के लोगों, तुम जो है ना मेरे मुकाबले के भी काबिल नहीं हो। आपको बता दें, दूसरे चरण में 93 सीटों के लिए 833 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और बीजेपी के बड़े और युवा पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भी चुनाव मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी के चुनाव मैदान में होने के बाद गुजरात का मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन दूसरे चरण की 6 ऐसी सीटें हैं जहां सबकी नजर है। परिसीमन के बाद सरखेज विधानसभा क्षेत्र से अलग होकर घाटलोडिया निर्वाचन क्षेत्र अस्तित्व में आया है। यहां पाटीदार मतदाताओं का दबदबा है। आपको बता दें कि यहां भूपेंद्र पटेल का मुकाबला राज्यसभा सांसद अमी याग्निक से है। मणिनगर विधानसभा सीट 1990 से बीजेपी का गढ़ रही है। पीएम मोदी यहां से 2002-2007 में चुनाव जीत चुके हैं। इस बार बीजेपी का कमल खिलाने की जिम्मेदारी अमूल भाई भट्ट पर है। गोधरा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2,79,000 मतदाता हैं और उनमें से 72,000 मुस्लिम हैं। बीजेपी के लिए ये सीट चुनौतियों से भरी है। यहां कांग्रेस की स्मिताबेन दुष्यंत सिंह चौहान, आम आदमी पार्टी के राजेश पटेल राजू, बीजेपी के सीके राहुल जी और एआईएमआईएम के मुफ्ती हसन कचबा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भाजपा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए यहां नाक की लड़ाई है, जबकि आम आदमी पार्टी की एंट्री ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। यहां से बीजेपी के युवा नेता हार्दिक पटेल मैदान में हैं। मेहसाणा, पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के इस चुनाव में न लड़ने के बावजूद वे मेहसाणा निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार में प्रमुखता से शामिल हैं। देखना यह है कि उनकी मेहनत कितना रंग लाती है। गांधीनगर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र 2008 में अस्तित्व में आया था। निर्वाचन क्षेत्र के अधिकांश निवासी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। यहां भी सभी पार्टियां जीत के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। 8 दिसंबर को किस उम्मीदवार की उम्मीद टूटेगी, किसकी जीत की उम्मीद पूरी होगी, बस 4 दिन की बात है। नतीजे सब साफ कर देंगे। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। असदुद्दीन ओवैसी किसी भी मंच पर हों, विरोधियों पर अपनी दमदार आवाज से तीखा हमला बोलने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ऐसा भी एक वक्त आया जब ओवैसी के आंसू छलक आए। आखिर क्यों उनका गला भर आया, क्यों आंखें नम हुई, खुद इसका जवाब असदुद्दीन ओवैसी ने दिया। हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें, हम अपनी बेटियों को इस तरह बेबस ना देखें, ताकि किसी बच्चे को चौराहे पर लाकर लटों से मारकर उसकी बेइज्जती ना हो। गुजरात के जमालपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का गला भराया, आंखें नम हो गईं। जनसभा में मौजूद लोग भी उन्हें देखते रह गए। बेटियों की बेबसी बिल्किस बानो का नाम लेकर ओवैसी खूब रोए, रोते रहे। अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखे। ओवैसी शुक्रवार को अहमदाबाद के जमालपुर में जनसभा कर रहे थे। विपक्षियों पर धारदार हमला बोलने वाले ओवैसी की एक तस्वीर वो भी है जब वो एक वक्त पर ही रिवर फ्रंट पर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कद्दावरों को चाय ढोकले पर न्योता देते हुए उनके बारे में तय करने के लिए प्रहार कर रहे थे। मैं क्या तुम्हारा भाईजान हूं? मैं क्या तुम्हारा दुश्मन हूं? मैं कौन सी टीम का हूं? तुम तीनों बैठ के तय करो। मैं अपने खर्चे पर रिवर फ्रंट में एक टेबल लगा के बिठाने के तैयार। गुजरात चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर रहे असदुद्दीन ओवैसी के भावुक होने को आखिरी दांव की तरह भी देखा जा रहा है। लेकिन ओवैसी खुद बता रहे हैं कि आखिर उनकी आंखें इतनी नम क्यों हुई। अरे भाई, आप लोग इंसान हैं, इंसान है, आप नहीं रोते क्या? रोते हैं क्या? उसमें इंसान है। जब बिल्किस बानो के लिए हम दुआ किए तो हमको भी अपनी बहन, अपनी बेटी याद आ गई। तो ऐसा इशू है। बिल्किस बानो माने 20 साल के बाद भी एक अकेली महिला और अकेले लड़ रही है। आप बताइए कि अब इस पे आदमी नहीं रोएगा तो क्या करेगा, बताइए। ओवैसी ने सफाई जरूर दी, लेकिन सत्ता के गलियारों में
उनके छलके हुए आंसुओं को सियासी कहा जाए या फिर उनका दर्द, ये चुनाव के नतीजों में तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।